बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। आज का दिन रहमतों और बरकतों वाला हो आपके लिए। अच्छा, आज जिस तरह से हम लोग अब कल क्योंकि 14 अगस्त है और आज जो है जोशो खरोश के साथ तैयारियां तो मुकम्मल की जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ज़बरदस्त बात ये भी है कि कल जिस तरह से हमने भारत का पास जो रिकॉर्ड था 50,000 हम लोगों ने पौधे लगा के वो रिकॉर्ड जो है वो हमने 1 मिनट में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड था वो भारत के पास था और कल पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास 1 मिनट में 50,000 हमने पौधे लगाए हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमने 14 अगस्त का एक इवेंट था, उसके अंदर हम लोगों ने उससे पहले हम लोगों ने ये काम किए। इससे मैसेज ये जाता है कि आपने इस 14 अगस्त के हवाले से जिस तरह से तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से कहा जा रहा है क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से कि एक पौधा अपने नाम का लगाएं, तो बड़ी अच्छी बात है। अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। एक पौधा कम अज़ कम लगाएं, जितने ज़्यादा लगा सकते हैं वो तो आप ज़रूर लगाएं, उसमें कोई कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप जितने पौधे लगा सकते हैं कम से कम लाजमी लगाएं। कम अज़ कम अपने हिस्से का एक पौधा जो है वो लाजमी तौर पर लगाएं। और इसका फ़ायदा क्या होगा? आने वाली नस्लों को होगा, हमें खुद होगा, हमारे पाकिस्तान को होगा, फ़ज़ा को होगा। तो जब फ़ज़ा हमारी बेहतर हो रही होगी, साफ़ हो रही होगी, तो फिर जो सांस की बीमारियां हैं वो कम हो रही हैं। अच्छा, सांस के अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम इस वजह से होती हैं, क्योंकि अब पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोग जो है दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, और वो जो है हमारी जो एयर है उसको साफ़ कर देंगे। चलें जी, हम इकरा से भी पूछेंगे और इकरा मेरे से भी पूछेगी कि 14 अगस्त को मतलब कि यौम आज़ादी को हमने कोई अपनी तरफ से पौधा लगाया या नहीं लगाया, या फिर सिर्फ ये मैसेज ही दे रहे हैं। ये हम जब मैसेज दे रहे हैं तो हमें खुद भी तो ये करना है, तो हम आपको वो भी ज़रूर इंशाल्लाह दिखाएंगे और बताएंगे भी। अभी मुल्क भर में यौम आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे के साथ तो मनाया जाएगा। इस हवाले से जो है भरपूर तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ सुबह सवेरे इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में तोपों की सलामी से होगा। अच्छा, कराची के साहिल से लेकर सियाचिन के दामन तक पूरा मुल्क इस अजीम दिन को मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। मुल्क भर में अहम इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और सरकारी इमारतों पर चरागां किया जाएगा। वतन के कोने कोने में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार छाई हुई है। तो आपके शहर में इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मरियम मलिक हैं, लाहौर में सादिया निसा मौजूद हैं और पेशावर में ज़ीशान काका खेल मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मरियम मलिक की जानिब। मरियम, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं इस्लामाबाद में? बच्चों का जोशो खरोश बहुत दीदनी होता है अगर हम बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। तो जी बिल्कुल, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, आज़ादी का महीना है और हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। हर दिन हर लम्हे वतन से झलकती मोहब्बत की हमें तस्वीर यहाँ पर बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस्लामाबाद दाखिल होते ही इस्लामाबाद की शाहराहों पे सब्ज़ हिलाली परचम सजे हुए हैं, जो इंसान में, जो लोगों में वतन से मोहब्बत के जज्बे को जगा देते हैं। जो यहाँ से गुजरता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। आज़ादी का दिन है और लोग जो है काफ़ी हद तक इसको भरपूर तरीके से मनाने के लिए ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं। इस मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं परचम ही परचम है हर तरफ। और आज इस्लामाबाद में रश भी ज़्यादा है। अगरचे कि आज़ादी का दिन कल मनाया जाएगा, लेकिन जश्न लग रहा है कि आज हो रहा है। हर तरफ तैयारियों का समा ही है और जहाँ पर देखो हर तरफ आज़ादी की धूम मची हुई है। आप मेरे लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं, ये ज़रूरी एलिमेंट समझा जाता है जश्न आज़ादी में। बच्चे सबसे पहले आके हाथ ही इस पर रखते हैं और कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 350 रुपये का ये मिल रहा है और छोटा वाला 150 रुपये में मिल रहा है। स्टॉक जहाँ एक तरफ ये भी वतन से मोहब्बत के जज्बे के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कीमतें भी उन्होंने अपनी मर्जी की रखी हुई हैं। लेकिन मौका ऐसा होता है, बच्चे इतना तंग करते हैं कि बच्चे खरीदारी करने पर वालिदैन को मजबूर कर देते हैं, उनको कुछ ना कुछ लेना बच्चों की फरमाइशों का सिलसिला जो है ना वो जारी रहता है। और ये तैयारियां जो हैं वो किस तरह की जारी हैं, मरियम आपने में बताया। हमारे साथ ही मौजूद रही का पेशावर का रुख करते हैं ज़ीशान काका खेल, आप बताइएगा पेशावर में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? स्टॉल सज गए हैं, बच्चों की तैयारियाँ कैसी हैं?
जी इकरा, पेशावर जो फूलों का शहर है उसको सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। हर जगह जो है आपको सब्ज़ हिलाली परचम ही परचम नज़र आएंगे। जो तारीख़ी मकामात है उसको भी जो है कमकमों से सजा दिया गया है। इस्लामिया कॉलेज हो या बाब खैबर हो या किला बलहिसार हो, इस समेत दीगर जो तारीख़ी मकामात हैं उनको सजा दिया गया है। हर कोई काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है और अपने अंदाज में जो है 14 अगस्त की खुशियाँ मना रहे हैं। गली कूचों को सजा दिया गया है, घरों को सजा दिया गया है और जो भी बाज़ार हो वहाँ पर आपको जो है 14 अगस्त की जो तमाम अशिया है वो ख़रीदते हुए लोग नज़र आएंगे। इस वक्त हम मौजूद है खैबर बाज़ार में और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो है पूरा बाज़ार सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। झंडिया, बेजेस और इस समय दीगर जो चीज़ें होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। 14 अगस्त के मौके पर खुसूसी तौर पर BRT की जो बसें हैं उसको भी पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से सजा दिया गया है और उसका मकसद यही है कि BRT की जो खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट है उसको भी जो है शरीक किया जाए और लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तानी जो है मुहिब वतन है और जो भी वक्त हो, चाहे जो भी हालात हो, मुल्क के साथ जो है मोहब्बत का इजहार वो करते। कोरोना का सूरत हाल भी है, वो बड़े बड़े इज्तिमात तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है हर कोई अपने अपने अंदाज में जो है वो वतन से मोहब्बत का इजहार करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। ठीक है ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। सादिया लाहौर में मौजूद है। सादिया, लाहौर के हवाले से हमें बताइएगा कौन सी इमारतें हैं जिनको सजाया जा रहा है? ख़ास तौर पे हमें कनाल के बारे में बताइएगा। नहर को बड़े बेहतर तरीके से, बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। इस दफ़ा भी क्या ऐसी ही सजावट होगी? और जी बिल्कुल, लाहौर शहर में भी ना तो सिर्फ इमारतों को सजाया जा रहा है बल्कि लाहौरियों का जो जोश व जज्बा है वो भी देखने के काबिल है। बच्चे जो हैं वो शुरू से ही तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, मैचिंग कपड़े लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर शहर की खूबसूरती की बात की जाए तो माल रोड पर जगह जगह छोटे छोटे झंडे जो हैं वो आवेज़ा किए गए हैं हर फूल के साथ और उनके नीचे मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो वो भी बड़ा खूबसूरत ग्रीन और सफ़ेद सा जब हम आते हैं तो हमें नज़र आता है। उसके अलावा अगर मैं आपको स्टॉल्स के मुतालिक बताऊँ तो शहर में जा बजा हर गली नुक्कड़ पर आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे जिन पर बहुत ही ज़्यादा आराइशी सामान मौजूद है। ख़वातीन के लिए जेवरात है, मुख्तलिफ़ किस्म के नेकलेसेस हैं, उसके साथ बच्चियों के लिए पर्स है, फ्रॉक्स है। तो बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा देखा ही जाता है कि वो अपने लिए पसंदीदा कपड़े लेना चाहते हैं। उनका जो जोश होता है, जज्बा होता है, वो कहते हैं कि झंडा तो लगा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, लेकिन ग्रीन और सफ़ेद रंग का ड्रेस भी पहनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अभी भी सुबह सुबह ही आज स्टॉल्स लगना शुरू हो चुके हैं और अभी भी जो लोग हैं उन्होंने शॉपिंग करना शुरू कर दी है। अगरचे गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी शिद्दत का नज़रअंदाज किया है क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज जितनी खरीदारी हो सकती है कर लें ताकि कल हम अपने घरों को सजा सकें और मुकम्मल तौर पर जोश व जज्बे के साथ आज़ादी मना सकें। तो सभी की यही कोशिश है और सभी इन्हीं तैयारियों में लगे हैं। यहाँ पर लाहौर में आपको ये बताती चलूँ कि जितने दुकानदार हैं मैंने देखा है कि बहुत महंगाई हो चुकी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे। दुकानदारों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका है तो हम यहाँ पर अपनी दिहाड़ी नहीं लगा रहे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखने में आई। अगरचे महंगाई ने सभी को मुतासिर किया है लेकिन फिर भी एक अच्छा लेकिन सादिया, जिस तरह से आप बता रही हैं यहाँ पर तो लाहौर में तो इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है, लेकिन मरियम जिस तरह से बता रही थी इस्लामाबाद में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रेट्स काफ़ी हाई कर दिए चीज़ों के क्योंकि बच्चे जिद करते हैं और पेरेंट्स को लेके देनी पड़ती है। अच्छा सादिया हमारे साथ ही रहेगा। मरियम आप बताइएगा कल के हवाले से खुसूसी तकारीब का अहतमाम कहाँ किया जाएगा? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का दिन जो है कल जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से खासी इम्पॉर्टेंट जो है तकरीब का इनेकाद किया जाता है। तो कल PM हाउस में भी एक स्पेशल तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और जगह जगह पर सेमिनार्स भी होंगे और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए सेमिनार्स होंगे और तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। और इस हवाले से शहरी भी काफ़ी पुरजोश हैं। आम शहरी की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी पुरुमीद है और आज़ादी को दिन को मनाने के साथ साथ वो ये दुआ भी करते हैं कि ये आज़ादी का जो दिन है इसकी पाकिस्तान के लिए मज़ीद अच्छा साबित हो। इस हवाले से कल खासी तकरीब का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मरियम, आप ये भी बताइएगा, हमें ज़ीशान जो हैं वो खासे नज़र आ रहे हैं कि वो सब्ज़ नज़र आ रहे हैं तो वैसे बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं, जैसे हमें सादिया ने लाहौर से भी बताया कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि हमने सब्ज़ कपड़े ही लेने हैं। तो आपने कोई ड्रेस तैयार कर लिया है जश्न आज़ादी के हवाले से? सादिया से भी हम पूछते हैं।
जैसे अब ईद आती है और इसके लिए ख़वातीन की तैयारी बढ़ जाती है। अब मेरा ख्याल है 14 अगस्त भी एक ऐसा ही फेस्टिवल बन गया जिसकी तैयारी भरपूर तरीके से की जाती है। मैंने ज़रूर टेलर को कपड़े दिए लेकिन उसने कल देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा इतने शॉर्ट टाइम में कपड़े नहीं बन सकते। ताहम कल एक ये प्लस पॉइंट होगा कि कल मेरा ऑफ है, कल वीकली ऑफ है, तो फिर मेरी ड्यूटी नहीं होगी, कोई और आपको ब्रीफ करेगा 14 अगस्त के हवाले से। चले माशाल्लाह आपका मास्क जो है वो कम से कम मैचिंग कर रहा होगा ना, तो वो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है वकास बाकर ने, इस वक्त कराची में वो मौजूद हैं। कराची में क्या जोशो खरोश देखा जा रहा है वो वकास से जान लेते हैं। वकास बताइएगा आप हमें। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के लिए कराची में भी जोशो खरोश इसी तरह है जैसे पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। कराची में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ स्टॉल्स दोपहर से लगना शुरू होते हैं और बड़ी तादाद में खरीदारी हुई। मजमूई तौर पर कराची में 5 अरब रुपए से जायद की जो जश्न आज़ादी से मुतालिक अशिया की खरीदारी, जिनमें कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेज, आराइशी अशिया और बच्चों के जो सब्ज़ लाली परचम के रंगों से मुज़य्यन कप, उसकी खरीदारी मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए से जायद की इन दिनों में अब तक रिकॉर्ड की गई है। ताजरों का कहना है कि इस महंगाई के बावजूद कराची के शहरियों ने बिलखुसूस जो जश्न आज़ादी से मुतालिक अशिया थी उनकी खरीदारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया है और जगह जगह मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से भी बिल्कुल ठीक है। वकास बहुत शुक्रिया आपका सादिया आपका बहुत शुक्रिया, ज़िशान आपका शुक्रिया और मरियम आपका ही बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह कर रहे थे। अगर हर शहर की जाए, हर देहात की बात की जाए तो जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए हर शख्स तैयार है, खासतौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा उनमें जोश जज्बा पैदा है हुआ इस टाइम और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल के हवाले से उनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं मेरा तो अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ ही हम बात करेंगे एक नौजवान की जो पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो दुनिया को दिखाना चाहता है और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से। अच्छा, क्योंकि हम उसकी बात करें मुनफरिद अंदाज, उसने अपनाया सयाहत को, और सयाहत क्योंकि एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री भी है जिससे पाकिस्तान भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। यही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक से सयाहों के आने से दुनिया को पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाई देगा। मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो सयाहत के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दाम कर ही रही है, लेकिन इनफरादी तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये जानना और ये समझना और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ लोग मैदान अमल में अब निकल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में BS कम्युनिकेशन के तालिब इल्म है उस्मान अरशद, उनकी जो ऐसे ही अफराद में से हैं। उन्होंने अपने शहर से पाकिस्तान की चीन के साथ लगने वाली सरहदी राहदारी खुंजराब तक पैदल सफ़र शुरू कर दिया, जिसके 2 ही बड़े मकसद हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग देना इसका मकसद है, और दूसरा जो बड़ा मकसद है वो ये है कि दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क कितना पुरअमन मुल्क है। उस्मान कहते हैं कि वो दुनिया भर के लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत पुरअमन, मोहब्बत और हौसला अफजाई करने वाले हैं। क्या बात है, ये आप इस तरीके से पॉजिटिव इमेज जो है अपने मुल्क का आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और पैदल सफ़र करने का इन्होंने जो फ़ैसला किया है वो उनसे पूछना भी पड़ेगा कि आखिर आपने ये फ़ैसला क्यों किया। और पैदल सफ़र करना जो है ये वो समझते हैं कि कोई मसला भी नहीं है और उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा उनके साथ ताउन करेंगे। लेकिन आपको हम ये भी बताते हैं कि उनका जो वज़न है वो भी तकरीबन 3-4 किलो कम हो गया। हाँ जी, अच्छा, बाहिम्मत नौजवान ने बताया कि ओकाड़ा से खुंजराब तक जो वो गए, मतलब वो उनका जो सफ़र है वो बहुत एक तो मुश्किल तो है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने जिस तरह से उनके साथ ताउन किया है वो किस तरह से ताउन किया वो उनसे जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसा वज़न की बात किया हमजा, तो ये एक बड़ा एक अच्छी चीज़ है, मोटिवेटिंग है उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो मेरा ख्याल है पैदल सफ़र। लेकिन जो लोग घर से निकलकर जिम तक नहीं जा सकते, बाहर वॉक करने नहीं जा सकते हैं, उनको वैसे पता नहीं कैसे इससे मोटिवेशन मिलेगी कि हम इतना लंबा सफ़र जो है वो करेंगे और वो पैदल हम सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन इस चीज़ से ना उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वॉक कितनी ज़रूरी है उनकी लाइफ में, तो उनको वॉक भी करनी चाहिए। वॉक करने से आपका वेट कम होगा, जिस तरह से वो पैदल चल रहे हैं तो उससे सफ़र कम हो रहा है, उनका वो वज़न जो है कम हो रहा है। अच्छा, वैसे देखें इकरा, आप देखते हैं ना कि आप किस तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, उसका रोशन चेहरा जो है आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। अगर आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद नहीं, अगर आप ओलंपिक्स के मैदान में मौजूद नहीं है और आप वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो आप खुद से उनको क्रिएट कर सकते हैं और पाकिस्तान का, अपने मुल्क का जो है नाम रोशन करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए ना, ये इनफरादी तौर पर वो निकला है, इनफरादी तौर पर पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दिखा रहे हैं लोगों को, तो ये हम सबके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, सीखने की बात है कि हमें इज्तिमाई तौर पर तो हम लोग देखते हैं लेकिन हमें इंडिविजुअली भी ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हम खसूसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि बकरियाँ
वो तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नाची नस्ल की बकरी। अच्छा, ये मुनफरिद बकरियां चलती हैं तो यूँ लगता है कि जैसे मौसीकी पर रक्स कर रही हो, और डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर है ये बकरियां। और इनके ऊपर फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। मेलों में डांस करते घोड़े तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन चलिए आज आपकी मुलाकात करवाती हैं झंग की डांस क्वीन बकरियों से। लंबी सुराहीदार गर्दन, खूबसूरत जिसामत और निराली चाल ढाल की हामल ये बकरियां चलती हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। डांसिंग क्वीन बकरियों की ये निराली चाल कोई सिखाई हुई नहीं बल्कि कुदरती है। बकरियों की ये किस्म पाकिस्तान में खसूसी तौर पर झंग, मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया और बहावल नगर में पाई जाती है। फार्मर्स के मुताबिक एक बकरी दिन में 1 किलो तक दूध देने की सलाहियत रखती है। ज्यादातर फार्मर्स इन बकरियों को डांसिंग की मुनफरिद सलाहियत और खूबसूरती के बायस पालते हैं, जबकि दीगर इकसाम के मुकाबले में ये किस्म तेजी से परवान चढ़ने की भी सलाहियत रखती है। इनफरादियत के बायस पसंद की जाने वाली इन बकरियों की बेहतर नशो नुमा और अफजाइश नस्ल के लिए महकमा लाइव स्टॉक भी भरपूर तवज्जो दे रहा है। ये जो नाची ब्रीड है ये पाकिस्तान की डांसिंग क्वीन है और इसको हम जो है वो मीट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने इधर इसलिए रखा हुआ है कि ये इसका हवाई इलाका है, कंफर्टेबल जोन है, तो इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। मखसूस अंदाज से देखने वालों को महसूस करने के साथ साथ ये बकरियां दूध और गोश्त की पैदावार का बेहतरीन जरिया भी हैं। ये डुअल पर्पस ब्रीड है, इसकी मीट और मिल्क प्रोडक्शन के लिए लोग रखते हैं। इसके अलावा ये इसकी रक्साना चाल जो है ये जो लोग देखते हैं वो महसूस होते हैं, बच्चे बड़े सब। इसके अलावा ये जानवर जो हैं वो लाइवस्टॉक एक्सपो सिंध और मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, जश्न बहारा में जाते हैं। किसान का जरिया माश इन बकरियों की नायाब नस्ल को महफूज रखने और अफजाइश नस्ल के लिए सरकारी सतह पर इकदामात उठाने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान सुल्तान के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, झंग। अच्छा, पहले तो हम आपसे कैसी लगी हैं ये वैसे मुझे तो बहुत ही पसंद आई है डांसिंग क्वींस। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आई होंगी। हाँ, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे पाकिस्तान की मायानाज सिंगर नाज़िया हसन की, जिनको बिछड़े 21 साल गुजर गए, लेकिन लाजवाल गीतों की बदौलत नाज़िया की यादें आज भी ताज़ा हैं। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई नाज़िया हसन खूबसूरती, टैलेंट और शोहरत में अपनी मिसाल आप थी और नाज़िया ने फ़नी करियर का आगाज़ 15 बरस की उम्र में पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम संग संग चले में गुलकारी से किया था। नाज़िया और उनके भाई ज़ुहैब हसन ने पाकिस्तान में पॉप गुलकारी की बुनियाद रखी और अपने पहले ही एल्बम डिस्को दीवाने से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। नाज़िया के गाने अमेरिका, बरतानिया और रूस के म्यूज़िक चार्ट्स में भी सरे फहरिस्त रहे। मगर इतनी आसान ज़िंदगी नहीं रही। दूसरों में खुशियाँ बांटने वाली नाज़िया हसन की अपनी ज़िंदगी तलखियों का शिकार रही। नाज़िया की शादी सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से हुई, जो ज़ुहैब हसन के मुताबिक नाकाम रही और तलाक हो गई, और अगस्त 2000 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। नाकाम शादी और फेफड़ों के कैंसर ने नाज़िया को रोग लगा दिया और वो महज 35 साल की उम्र में 13 अगस्त सन 2000 को लंदन के अस्पताल में ज़िंदगी की बाजी हार गई, लेकिन आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं। और नाज़िया हसन की खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बाद मर्ग आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से उन्हें नवाजा गया। और अब ज़ुहैब हसन की जानिब से कुछ बातें की गई हैं, उनकी जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं नाज़िया हसन के जो खाविंद हैं उनके ऊपर। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। नाज़िया हसन के भाई और मारूफ सिंगर ज़ुहैब हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइएगा कि आपको नाज़िया कितनी याद आती हैं आज भी, और जब पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक का कोई तसव्वुर ही नहीं था, उस वक्त 2 बहन भाई सामने आए, पॉप म्यूज़िक की तरफ आने का दोनों बहन भाइयों को ख्याल कैसे आया? आई थिंक ये ख्याल की बात नहीं होती। जो बेसिकली नाज़िया और मैं जो हैं, पहले हम जाते थे, एक बच्चों का प्रोग्राम आता था सुहेल राना का, वो संग संग चलते रहना। वो
वो उस प्रोग्राम पे हम लोग जाते थे। अब अम्मी जो हैं वो उन्होंने बात की हुई थी वहाँ, वो बजिया थी, फातिमा सुरैया बजिया, तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि नाजिया जो हैं इतनी क्यूट सी हैं, इनको मैं उस चिल्ड्रन प्रोग्राम में ले जाऊँ। उनको ये नहीं पता था कि वो गा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर, अगर आप कहती हैं तो भेज देंगे। तो फिर वो गई, उन्होंने कहा मैं ज़ुहैब को भी ले जाऊँ, तो उन्होंने कहा आप ले जाएँ अगर आप समझती हैं कि वो रिपोर्ट ठीक है। तो हम गए। तो मुझे तो गाने में बिल्कुल शौक़ ही नहीं था, मैं तो जाके छुप जाता था। मुझे बिल्कुल म्यूज़िक का शौक़ नहीं था। और क्या कहते हैं, मुझे लगता था कि अगर मैं म्यूज़िक में जाऊंगा तो बच्चे जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार देखो गाना गाता है ये। तो क्या कहते हैं, तो बट नाजिया डे 1 से स्टार्ट थी, शी वाज़ वेरी इंटरेस्टेड। तो वहाँ गई सुहेल राना के प्रोग्राम पे, तो सुहेल राना ने उनसे पूछा कि नाजिया आप गा सकती हैं? तो कहती हैं बिल्कुल मैं गा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कौन सा गाना गा सकती हैं? तो कहती हैं आप बताएं कि मैं कौन सा गाना गाऊँ, मुझे तो सब कुछ आता है। हाँ, तो शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बड़ी क्यूट सी थी। और आई थिंक सुहेल राना को बहुत पसंद आया था वो, उनका जो लहजा था और उनका जो उसकी जो इमेज थी उनकी बहुत पसंद आई उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनको रख लेता हूँ, मगर ज़ुहैब जो हैं इनको मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं रख सकता, बिकॉज़ ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ गा भी सकते हैं। तो बेकार है कि ये म्यूज़िक प्रोग्राम में बैठे जब इनको कुछ आता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ तो गा दें, कुछ गा सकते हैं? तो मैंने कहा मैं तो गाता ही नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलें मैं आपको ये 2 बिल्ले घर से निकले या ऐसा कुछ, तो उन्होंने कहा कि वो आप गा के सुना दें। तो फिर मैंने थोड़ी सी आवाज़ डीप आवाज़ में, तो उन्होंने कहा कि ये तो गा सकते हैं। अच्छा, तो ज़ुहैब हसन, आपने मुतादिद मौक़े पर कहा कि नाज़िया हसन महज अच्छी सिंगर ही नहीं बल्कि नरम दिल और दूसरों का ख्याल रखने वाली शख्सियत की मालिक भी थी। उनकी नरम दिली का कोई वाक़या हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बस वो केयर बहुत करती थी। नाज़िया ने चैरिटी अपने लाइफ में बहुत किया, अपने पूरे जो रॉयल्टीज़ हैं वो डोनेट कर देती थी, वो दे देती थी। वो मैं उसको कहता भी था कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी रखो, बट वो उसने चैरिटी किया मगर उसने कभी शो नहीं बनाया उसका। एंड आई थिंक वो एक अहम बात है कि अगर आप कुछ काम ऐसा करें और किसी को बताएं ना, तो ये बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे ही होना चाहिए। और वो मुझे कहती थी कि ज़ुहैब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मुझे काम करना है वो मेरे दरमियान और अल्लाह मियाँ के दरमियान है, और मैं वो करना चाहती हूँ जो उसकी शो की बात ही नहीं है, मैं शो नहीं करना चाहती उसका। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पन था उनके अंदर कि उन्होंने वैसे किया था। तो इससे मुझे पता लग गया था कि नाज़िया जो है सिंगर कम थी, सोशल वर्कर। ठीक है, अच्छा मैं ये नाज़िया हसन का फ़ैन क्लब बहुत वसी है, और आप जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो वहाँ उनके मद्दाहों के क्या तासुरात होते हैं, क्या कहते हैं आपसे? पहले तो मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं उतना। मेरा जो है अब करियर डायरेक्शन काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं म्यूज़िक में और मौसीकी में मेरा इतना ध्यान नहीं है, और अब मैं बेसिकली मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, तो मैं बिज़नेस में लगा हुआ हूँ और काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ उसके अंदर। मगर नाज़िया की एक है नाज़िया हसन ऑफिशियल, उनकी फ़ेसबुक पेज है, उसके ऊपर हज़ारों लोग लिखते हैं। और कुछ लोग आई थिंक बहुत लोगों को काफ़ी शौक़ हुआ था जब नाज़िया की डेथ हुई थी, तो आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन जब उनको ख़बर पता लगी थी, आई थिंक शॉक था उनके लिए, और वो एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे थे कि नाज़िया हसन के साथ हुआ है जो हुआ है उनके साथ। और तो आई थिंक आज तक लोग लिखते रहते हैं कि बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आती, हम उससे इतना प्यार करते हैं नाज़िया से, प्लीज़ ज़ुहैब आप हमें बताएं, प्लीज़ उनके कोई फैमिली मेम्बर हमें कुछ चीज़ बताएं नाज़िया के बारे में, बिकॉज़ ये एक कहानी है जो बिल्कुल अनफिनिश कहानी है, जो और उसका जो हमें कुछ इल्म दें कि क्या हुआ उसके ऊपर। तो वो आते रहते हैं मैसेजेस, और फिर जनरली फ़ैन्स हैं वो भी लिखते हैं कि नाज़िया की म्यूज़िक इतनी ज़बरदस्त थी, नाज़िया ख़ुद इतनी अच्छी थी, इतनी नरम दिल की थी, और आप बताएं कि आप म्यूज़िक क्यों नहीं करते हैं, हमें पता है कि नाज़िया चाहती होंगी कि आप भी म्यूज़िक करें। तो ऐसे सवाल लोग फेसबुक के ऊपर अभी भी कर रहे हैं। ज़ुहैब, आपने एक निजी टीवी को इंटरव्यू भी दिया और उसमें इल्ज़ाम लगाया कि नाज़िया हसन को उनके साबिक शौहर ने जहर दिया, लेकिन आप इस बारे में इतना अर्सा खामोश क्यों रहे, क्यों इतनी अरसे खामोशी इख्तियार किए रखी? जो कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट था
ये नाजिया की आवाज़ थी, ये नाजिया की वॉइस थी, उसने वॉइस किया है, किसी वजह से वॉइस किया होगा। तो ये हमारे हाथ डॉक्यूमेंट आया है, तो हमने कहा कि ये इन्होंने बोला था। बिकॉज इस बंदे ने काफ़ी सालों नहीं, बहुत सालों से, 20 साल से मुस्तकिल ये डिसइंफॉर्मेशन, नाजिया की प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स, नाजिया के मेडिकल रिकॉर्ड्स ये टीवी पे चढ़ के ये दे रहा था। और ये गलत बात है, बिकॉज पहले तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो आप किसी की डेटा जो है आप पब्लिक नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन। तो ये क्राइम है दुनिया में, पूरी दुनिया में क्राइम है ये। एक तो वो, और दूसरा जो है शरिया जो लॉ, वो ये कहता है कि एक दफ़ा आपकी डिवोर्स फाइनलाइज हो गई है। इसने बड़ी कोशिश की दिखाने के लिए कि फाइनलाइज नहीं हुई थी, कभी कुछ टांग लगा दी, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, ऑल लाइज, और कि वो नाजिया फौत हो जाए और उसका डिवोर्स नहीं है। मगर नाजिया ने डिसाइड कर लिया था कि उसने डिवोर्स लेना, उसने लिया डिवोर्स, उसको चाहिए था, उसने लिया उससे, और अच्छा ही किया लिया, बिकॉज वो शख्स बिल्कुल सही नहीं था उसके लिए, उसने बहुत तंग किया है मेरी बहन को। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ है, सबके सामने है, जो उसको पढ़ना चाहे वो ठीक पढ़ है। सकता ज़ुहैब साहब ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि शायद जहर दिया गया है और नाजिया हसन को जहर दिया गया, उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड्स को भी बताया था। इतने संजीदा मामले पर तफ्तीश भी हुई थी, 5-5.5 माह लग गए थे, नतीजा क्या निकला था? पूरा एक स्कॉटलैंड यार्ड का केस था, ये 5 महीने चला है वहाँ। मगर क्या हुआ कि वो इनकंक्लूसिव इसलिए हुआ बिकॉज कीमोथेरेपी जो है वो खुद एक पॉइजन होता है। तो जब उन्होंने जो आई थिंक वो क्या उसको कहते हैं टैक्सिकोलॉजिस्ट, या वो जो देखता है, जो ऑटोप्सी करता है, जब उसने किया तो पता लगा कि उसके नाजिया के खून में ऑलरेडी इतनी आर्सेनिक थी, इतने पॉइजन्स थे वो कीमोथेरेपी की वजह से, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि उसको और मज़ीद कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो इसलिए वो इनकंक्लूसिव हो गया और उसको स्कॉटलैंड यार्ड ने इस बंदे को छोड़ दिया वहाँ से, और ये वापस फ़ौरन भाग के पाकिस्तान आ गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसे हुआ है, मगर वहाँ डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी, और इनफैक्ट एक बड़े न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान के, उसने रिपोर्ट भी किया था ये। ठीक है, ये फुल न्यूज़ रिपोर्ट आई। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं जो ज़ुहैब हसन साहब की जानिब से लगाए गए हैं, और वो नाजिया हसन के साबिक शौहर पर लगाए गए हैं, तो उनका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। इश्तियाक बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं जो नाजिया हसन के भाई की जानिब से आप पर लगाए गए हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका क्या मौक़िफ़ है, तलाक हो गई थी, नहीं हुई थी, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा, वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नाजिया ने खुद से ये बयान दिया था, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ और मैं इंशाल्लाह 2-3 रोज में आ रहा हूँ। जो भी इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात ज़ुहैब साहब ने लगाए हैं, उसको मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ, और इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में पाकिस्तान पहुँच रहा हूँ। मेरी अपने लॉयर से बात हो गई है, और डेफेमेशन केस में 1 अरब रुपए का यहाँ पे और यूके में भी मैं इनके खिलाफ एक केस कर रहा हूँ। देखिए, आज 21 साल बाद ज़ुहैब साहब को ये ख्याल आया है कि ये किस्सा जो उन्होंने फैब्रिकेट किया है, बतलाया है। मेरी ज़ुहैब साहब से दुश्मनी इस वजह से पैदा हुई कि जब नाजिया से मेरी शादी हुई और नाजिया ने सिंगिंग को गिव अप कर दिया, तो ज़ुहैब साहब का कैरियर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उन्होंने मुझे उस वक्त भी ये कहा था कि आपने मेरा कैरियर ख़राब किया है और मैं आपके नाम को जो है वो ख़राब करूँगा। नाजिया जो थी वो फैमिली की, ज़ुहैब साहब नहीं चाहते थे कि नाजिया की कभी भी शादी हो या किसी से भी शादी हो, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर थी फैमिली की। तो ये तमाम इल्ज़ामात। अब एक नई चीज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, 21 साल बाद ये क्यों ख्याल आया है ज़ुहैब साहब को। यूके जो है वो एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर आपको किसी के बारे में कोई शकूक थे, कुछ थे, 21 साल बहुत ज्यादा पीरियड होता है, आप जाके वहाँ पे कर सकते थे। मैं हर साल में 2 बार यूके जाता हूँ। दूसरी बात है, अब आपको बताऊं कि मेरे पास इसके सबूत भी मुझे मिल गए हैं ये करने का। ज़ुहैब साहब जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं ज़ाहिर जाफर के, और इनकी फैमिली की बेस्ट फ्रेंड है। इनकी वालदा जो थी वो ज़ाहिर जाफर की वालदा की बेस्ट फ्रेंड हैं।
और ये मकसद जो इस वक्त किया गया है वो मीडिया की अटेंशन को हटाना है, क्योंकि उनका केस जो है सर ये बड़ा एक अजीब सा लिंक है, लेकिन आप इस पे क्लियर कर दें। सिर्फ हम आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं कि तलाक हुई थी, नहीं हुई थी। दूसरा, आपने ये भी बात कही है कि मेरा, अगर आप देख लें, मैंने नाजिया के बाद दोबारा शादी नहीं की। आपने अपनी डिफेंस में ये बात भी की है। देखिए, मेरे पास सर्टिफिकेट है नाजिया की डेथ सर्टिफिकेट का, जिसमें साफ मेंशन है कि उनकी जो डेथ हुई है वो कैंसर से हुई है, और आखिर वक्त तक वो मेरी वाइफ थी। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं मेरे पास सबूत हैं, और मैं थोड़ी देर में आपको अभी इसको मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, कोई तलाक नहीं हुई है, ये इनकी ख्वाहिश जरूर। ठीक है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपका मौक़िफ़ आ गया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं नाज़िया हसन के भाई की जानिब से, और ये जो डिफेंस है उनके शौहर की जानिब से लिया गया है, जो मौक़िफ़ लिया गया वो भी हमने आप तक पहुंचाया। खैर आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जब हम अगर बात करें अच्छे भले खूबसूरत बालों की, और वो ख़ज़ा की तरह सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगते हैं, तो अक्सर लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती वो इस सूरत हाल में करें तो क्या करें और किधर जाएं। मतलब उन्हें कोई ऑथेंटिक बंदा भी नहीं मिल रहा था कि उसके पास जाएं हम। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो लोग क्या करते हैं, कोई खालिस तेल को मशवरा दे रहा होता है, उसकी मालिश कर रहे होते हैं, कोई लोग महंगी गोलियों के मशवरे दे रहे, तो वो उनके ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा चौधरी, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। बाल गिरते हैं, सबके गिरते हैं, मर्दों का भी मसला है, ख़वातीन का भी मसला है, कुछ तरीका है कि इनको रोका जा सके? जिस तरह आपने पूछा है एग्रेसिवली इतना अच्छा तरीका कोई नहीं। अच्छा इस तरह है कि बाल गिरने की मल्टीपल रीजंस होती हैं, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल बॉडी और किसी फिजिकल स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस में, साइकोलॉजिकली कोई हार्ड टाइम्स चल रहे हैं लाइफ में, तो उसके कुछ अरसे के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न जो है जिसको हम बोलते हैं कि सीजनल वेरिएशंस आती हैं, उसके भी साइंटिफिक बैकग्राउंड्स हैं कि वो किस वजह से जो है वो हेयर फॉल जो है होता है। तो जब हम रीजंस को देखते हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियसली फिर उनके सोल्यूशंस भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होते हैं, और हम उनको अप्लाई करते हैं। तो ये हेयर फॉल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है, और कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लेवल तक जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, सोल्यूशंस क्या है, किस तरह से हम बचा सकते हैं गिरते बालों को? अच्छा, सोल्यूशंस ये हैं कि सबसे पहले आपने देखना है कॉज क्या है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बीमार हुआ है रिसेंटली, तो आफ्टर 3 मंथ्स उसके हेयर फॉल होने ही होने हैं, क्योंकि ये एक स्किन का या बालों का एक रिस्पॉन्स है बीमारी को कि उन्होंने गिरना है। जो बीमारी के दौरान बाल थे वो गिरेंगे, और जब वो गिरेंगे तो वो इतना रैपिड हेयर फॉल होगा कि हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये बॉल साइन है। पेशेंट के हाथ में गुच्छा होता है बालों का, तो वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं पेशेंट्स। तो सबसे पहले तो हम काउंसलिंग करते हैं कि ये चीज़ कुछ अर्से के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। इवन आप डॉक्टर के पास अगर नहीं भी आएंगे, वैसे अंदर की बात है तो मैं बता रही हूँ ऑन एयर लेकिन उसके अलावा आपने उन दिनों में अपनी डाइट अच्छी करनी है, आपने प्रोटीन डाइट बढ़ानी है, एग्स लेने हैं, क्योंकि ये सब बालों का जो मेन जो बनाने का जो मटीरियल है अल्लाह ताला ने दिया वो प्रोटीन्स हैं। आपने एग लेना है, आपने मीट लेना है जो रेड मीट होता है, आपने फ्रूट्स लेने हैं जिनमें मल्टीविटामिन्स हैं, लाइक आप जैसे आजकल आड़ू हैं, खोबानी, इस तरह के आलू बुखारा, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने लेनी है। आपने नट्स लेने हैं, एक हैंडफुल ऑफ नट्स, लाइक एक मुट्ठी में जितने आपके आ जाते हैं वो डेली बेसिस पे आप लेंगे। हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे। शैम्पूज़ का जो है अगर हम डर्मेटोलॉजी को लेके बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस भी शैम्पू में एंटी डेंड्रफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसका एक मेन हिस्सा है उस शैम्पू का, हेयर फॉल उसका एक साइड इफेक्ट होगा। अच्छा, तो एंटी डेंड्रफ शैम्पूज आप यूज़ करें इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं है तो जस्ट ये कह के अगर घर में कोई एक फैमिली मेम्बर यूज़ करा तो मैं भी वही कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से फिर हेयर फॉल उसका एक साइड इफेक्ट है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं, कोविड की वजह से बड़ी शिकायत आ रही है कि कोविड के बाद मुझे हेयर फॉल हुआ है, ये बात दुरुस्त है? ऐसी आपको शिकायत आई है? बहुत आई हैं। अच्छा। पेशेंट्स आ रहे हैं, कोविड से बचने की खुशी कम है उनको बालों में गिरने का दुख ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि वो भी इसी तरह गिर रहे हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस आती है तो बाल गिरते हैं, तो कोविड एक बहुत बड़ी स्ट्रेस है बॉडी पे ना, आपके पूरे सिस्टम को ही वो बिल्कुल वीक कर देती है, तो वो इसी तरह ही बाल गिरे और गुच्छों की शक्ल में। मतलब जिसके लंबे बाल हैं उसके तो बहुत ही उसको फील होते हैं कि मेरे तो हाथ भर जाते हैं, वॉशरूम में फ्लोर भर जाता है जब मैं शावर लेती हूँ या लेता हूँ। तो वो भी यही है कि कोविड वालों को भी सेम
इसी चीज़ को लेके चलना है, जो मैंने पहले बात की है कि ये एक बॉडी पे स्ट्रेस आई थी जो गुजर चुकी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मैंने आपको ज़िंदगी दी है, इस बात को सेलिब्रेट करें, बाल वापस आएंगे इंशाल्लाह। इन द मीनवाइल आप अपनी डाइट ये वाली रखें और साथ में कुछ एड ऑन सप्लीमेंट्स लें, जिसमें जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगेन शैम्पूज़ का रोल है, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ का रोल है, बहुत ज़्यादा मार्केट में वो आ भी गए हैं ये चीज़ें। और बस और खुश रहें, क्योंकि जब स्ट्रेस होगी मज़ीद तो वो हेयर फॉल को मज़ीद बढ़ाएगी। अच्छा, कोविड के बाद जो स्ट्रेस अगर आप बालों के गिरने की ले रहे हैं तो वो एक साइकिल चल पड़ता है, जिसमें फिर वो आप स्ट्रेस लेते हैं, बाल और गिरते हैं, फिर आप और स्ट्रेस लेते हैं। आपने उसको खुद ब्रेक करना है, ये सोच के अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है कोविड से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। और डॉक्टर जो हमें बात बताइए कि स्ट्रेस जो है ना एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं, और वो एक साइकिल है जिसके बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और हम फिर समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कम लें और फिर खुश तो रहें आप, मतलब हर चीज़ आपकी सेहत जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो जो बाकी चीज़ें हैं डॉक्टर साहबा ने ख़ासतौर पर शैम्पूज़ के हवाले से बताई है, उसको भी फॉलो करने की कोशिश करें। और हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे उरूसुल बेलाद के नाम से मशहूर कराची की, जहाँ हमने देखा है कि मुख्तलिफ मसाइल हैं, बरसों से मुख्तलिफ मसाइल चलते चले आ रहे हैं, लेकिन हल नहीं हो पा रहे हैं और शहरियों को सुख का सांस भी लेने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करें, अब जिक्र किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, दूध माफिया का नाम ये दिया जा रहा है और कराची वालों से हर साल सालाना 47 अरब रुपए नाजायज़ मुनाफा भी कमाया जाता है। अच्छा, ये इंकशाफ जो है मुसाबकती कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई अपने रिपोर्ट में किया है, जो दूध की सरकारी निर्ख से ज़ायद पर फ़रोख्त के हवाले से तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन दूध की मनपसंद कीमतों को तय करने में मुलव्वस हैं और दूध की सरकारी निर्ख से ज़ायद पर फ़रोख्त की वजह से सारिफीन को रोज़ाना 50 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह शहरियों की जेबों से सालाना 47 अरब रुपए निकाल कर नाजायज मुनाफा कमाया जाता है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी निर्ख पर 94 रुपए पर दूध की कीमत यकीनी बनाई जाए और कराची में दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर हैं, लेकिन शहर भर में दूध 130 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। अच्छा, ये सूरत हाल है और 130 रुपए लीटर जो है वो फरोख्त हो रहा है दूध, लेकिन उसकी जो सरकारी कीमत है वो 94 रुपए, उसमें लोगों को दस्तयाब नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी है कि दूध एक तो मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, और दूसरा खालिस भी नहीं मिल रहा है। ये मतलब मुख्तलिफ मसाइल हैं। लोग ये तकाजा करते हैं कि जब सरकारी निर्ख हैं तो फिर उस पर ही मिलना चाहिए, और फिर अगर चले कुछ ज़्यादा फ़र्क है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पहुंच से ही बाहर हो जाए। फिर वो ये भी क्वालिटी के हवाले से भी बातें हो रही होती हैं। लेकिन अब ये चूँकि रिपोर्ट जमा कराई गई है तो हमने इस रिपोर्ट पर मौक़िफ़ लेना है। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर गुज्जर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। गुज्जर साहब, ये बताइएगा, ये रिपोर्ट अब जमा करवा दी गई है सिंध हाई कोर्ट में, इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जी, एक तो इस सिंध हाई कोर्ट का बड़ा डिसीजन है और यकीनन सिंध हाई कोर्ट ने ये समझा है कि पिछले 4 साल से डॉलर की ऊंची तरीन परवाज़ और रुपए की गिरती कीमत और बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद नोटिफिकेशन का ना किया जाना बहुत बड़ा अलमिया है। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं कमीशन कराची को, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे अहकाम हैं और फार्मर्स का उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और अवामुन्नास में और जो मीडिया में और दीगर हलकों में बेचैनी पाई जाती है। दूध का रेट 94 रुपीज़ का नोटिफिकेशन जो 4 साल पहले हुआ था और 130 रुपये फ़रोख्त होना, वो भी लोगों की नज़रों में ज़ाहिर सी बात है वो ठीक नहीं था। अच्छा शाकिर गुज्जर साहब, जिस तरह से रिपोर्ट में कहा गया है कि दूध की जो सरकारी निर्ख हैं उससे ज़ायद पर फ़रोख्त की वजह से सारिफिन को रोज़ाना 50 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका इजाला कौन करेगा फिर? असल में जी देखें, ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये नुकसान हो रहा है। देखें, 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं किया गया और यकीनन जो डेयरी फार्मर्स दूध दे रहे हैं
वो दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक जो मुख्तलिफ औकात में डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी ने दूध की कीमतों में ऐलान किया उसके मुताबिक दे रहे हैं, और अब भी फार्मर्स नुकसान में। दूध की कीमतों में मुतवक्का है इसी माह में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा होना। ठीक है गुजर साहब, सिंध हाईकोर्ट का कौन सा फैसला है जिसको आप खुशाइंद करार दे रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं, सिंध हाईकोर्ट का ऐसा कौन सा फैसला है जिसको आप खुशाइंद करार दे रहे हैं और उस पर आप चाह रहे हैं कि अमल भी होना चाहिए? देखिए जी, एक माह के अंदर दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन करने के अहकाम हैं कल के जो तहरीरी वो उसमें, और उसमें इन्होंने एफिडेविट भी जमा कराया है कमिश्नर कराची ने। अच्छा, अगर ये खुशाइंद है और मैं समझता हूँ कि ठीक है आप अगर अब आपसे बातचीत हो रही है कि क्या सरकारी निर्ख होने चाहिए, कमिश्नर कराची की जानिब से कोई बात हुई है आपसे कि क्या सरकारी निर्ख होने चाहिए, और अगर वो 98 रुपए रख देते हैं फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं जी, बात 2-3 रुपए की नहीं है। दूध की कीमतें कम से कम भी 150 से 60 रुपए लीटर होनी चाहिए, और यकीनन अगर कमीशन कराची नहीं करेंगे तो डेयरी फार्मर आज खुद डिसीजन लेने में आज़ाद होंगे और दूध की कीमतों का खुद ऐलान करेंगे। अच्छा, ये भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला है जी? नहीं जी, सिंध हाई कोर्ट का तो फैसला है कि कमीशन कराची फौरी तौर पर नोटिफिकेशन तो अगर कमीशन कराची नोटिफिकेशन नहीं करते, ठीक है, अगर आप खुद से ही सरकारी निर्ख कुछ तय हो जाते हैं, आप फिर खुद से ही तयन करेंगे, तो ये तो फिर वही बात है कि आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। देखें जी, ये रिट को चैलेंज 4 साल से किया जा रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और मैं बताऊं कि अगर कमीशन कराची नोटिफिकेशन कर देते हैं तो फिर इसका ऐलान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपको 130 से नीचे आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, आप लोगों को नुकसान होता है अगर 130 से नीचे सरकारी निर्ख जो हैं वो रखे जाते हैं? नहीं जी, 130 आप पिछले रेट को समझ रहे हैं ना जो फरोख्त हो रहा है। अब मुसलसल 1 हफ्ते से मीटिंगें जारी हैं, हम मुहर्रमुल हराम के एहतराम में ये रुके हैं, और उससे पहले कोविड के मामलात हो गए थे जिसकी वजह से दूध की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। अब दूध की कीमतों में जो इजाफा किया जाना वो 20 रुपये मुतवक्का है इन 2-4 दिनों में या 5 दिनों में। नहीं, रेट कितना हो जाएगा कि जो आप लोगों की तरफ से होगा कि हमें यही समझ आता है कि इतना फी लीटर रेट होना चाहिए दूध का, वो बता दीजिए, वो कोट कर दीजिए। हम जी कम से कम 20 रुपये लीटर का इजाफा किया जाएगा दूध की कीमतों में। यानी कि फिर 150 में आप फरोख्त करेंगे दूध को फी लीटर? जी 150 रुपये लीटर जी। अच्छा चलें, ठीक है। कोकब इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान। कोकब इकबाल साहब, रिपोर्ट तो हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक यही समझ लग रही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कराची के शहरियों को ख़ास तौर पे, लेकिन यहाँ पर तो शाकिर गुज्जर साहब कह रहे हैं कि 130 भी अब वारे में नहीं है, 150 होना चाहिए फी लीटर रेट। शाकिर गुज्जर साहब जब से इन्होंने अपनी एसोसिएशन की भागदौड़ संभाली है, या ये कहना चाहिए कि अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, जब से ये दूध के रेट बढ़ने शुरू हो गए और ये पता नहीं किस तरह ये बढ़ा रहे हैं रेट, कोई इसका जवाब नहीं है, बिला जवाब। ये कंपटीशन कमीशन, मैंने नहीं कहा, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने दरख्वास्त दी थी, क्योंकि इन्होंने ये कार्टेल बना लिया था और इनका कोई वो नहीं बनता कि ये रेट दूध के मुकर्रर करें, जिस तरह कंट्रोलर जनरल प्राइजेज हैं वो ही रेट का दूध का रेट मुकर्रर कर सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ये अपने तौर पे रेट का जब मनमाना इजाफा करते रहे और बिला जवाज इजाफा किया, जिसकी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में अपनी जो है रिपोर्ट भी जमा करा दी है। मगर कंपटीशन कमीशन एक तरफ ये कहती है कि 47 अरब रुपए सार्फिन की जेब से निकल गए। कंपटीशन कमीशन अगर चाहे तो इनके ऊपर जो है जुर्माना भी आयद कर सकती है और इनकी एसोसिएशन को सील भी कर सकती है। ये जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सकती है। अभी तक मैं ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन से पूछना चाहता हूँ, ये कंपटीशन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि अभी तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, और ये रिपोर्टें जमा कराने से सार्फिन को क्या वो डूबे हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। और ये अब मजीद एक जो ये माकदे करने जा रहे हैं कि 20 रुपए का इजाफा है किया जाएगा, ये अलग एलानिया करते हैं
और इसमें ये 47 अरब रुपए जो निकले हैं वो किस किस की जेबों में गए। पहले इसका भी जो है वो मैं नैब से भी कहता हूँ कि नैब जो है इसकी बाकायदा तौर पे तहकीकात करे कि ये जो 47 अरब रुपए का जो चक्कर है, वो जो साल में 47 रुपए सार्फिन की जेब से निकले हैं, वो किस किस का बंटवारा हुआ है वो बताया जाए और नैब इसकी मुकम्मल तौर पे तहकीकात करे। और जब तक के इसके ऊपर जो है ये जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है, इनको बिना जवाज इजाफे पे पाबंदी लगाई दी जाए। अच्छा, लेकिन कोको साहब इन सब चीज़ों का हल क्या है? क्योंकि यहाँ सिंध गवर्नमेंट को भी इसमें आना पड़ेगा और उनको इस मसले को हल करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मनमाना इजाफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 130 भी वारे में नहीं खा रहे, 150 में ही हम देंगे। देखिए, ये तो अगर 1000 रुपए किलो के ऊपर भी आएंगे तो क्या मतलब इनकी ये बातें मानी जाएंगी? हर दो महीने के बाद ये 20 रुपए 30 रुपए का इजाफा करते हैं। जब 94 रुपीज का अभी तक रेट है सरकारी तौर पे, तो सिंध गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। मैं सीएम से भी सवाल करता हूँ और जो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस कमिश्नर कराची से भी सवाल करता हूँ कि आखिर आप जो है कोरोना में जो अगर खिलाफ वर्जी करता है उसकी दुकानें तो सील करते हैं, तो इनकी जो है ये डेयरी फार्मर्स की, रिटेलर्स की दुकानें क्यों नहीं सील की गई और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से? ठीक है कोकब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। शाकिर गुज्जर साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये जो मामला है, और अगर अब ये कहा जा रहा है कि हम मुहर्रमुल हराम के एहतराम में अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, मज़ीद नर्ख 20 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 4 साल पुराना नोटिफिकेशन है जिसको अपडेट ही नहीं किया बिल्कुल ऐसे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पिस रही है वो अवाम पिस रही है, तो मेरा ख्याल है तो गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ को मसले को हल होना है बहुत ज़रूरी, इसका हल निकालना पड़ेगा। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत मौशी महाज पर जिन बड़ी कामयाबियों के दावे कर रही है, उनमें से एक तरसलाते ज़र यानी कि रेमिटेंसेस भी, जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुलाई 2021 में तरसलाते ज़र की वसूली $2 अरब से ज़ायद रहने का रिकॉर्ड बरकरार रहा है। हम जुलाई 2020 की रिकॉर्ड तरसीलात से ये 2.1% जो है कम है। स्टेट बैंक की जानिब से एलामिये में कहा गया है कि तरसीलात ज़र की वसूली $2 अरब से ज़ायद 14वें माह भी बरकरार रही है। अच्छा, एलामिया में ये भी कहा गया है कि नमू के लिहाज से तरसलात ज़र गुज़श्ता माह के मुकाबले 0.7% बढ़ी। मुसलसल बेहतरी के असबाब में बाज़ाब्ता तरीक़ों के इस्तेमाल की तरगीब देना है। मरकजी बैंक के आदाद के मुताबिक जुलाई में सऊदी अरब से $64 करोड़, अरब अमारात से 53 करोड़, बरतानिया से 39 करोड़ और अमेरिका से $31 करोड़ पाकिस्तान भेजे गए। मगर असल सवाल ये है कि क्या गैर मुल्की तरसलात ज़र में इजाफा वाकई मईशत की मजबूती या बेहतरी की निशानी हुआ करते हैं? मौशी माहिरीन का कहना है कि अफरात ज़र की कमी, रोज़गार का मिलना, निजी शोबे का सरमायाकारी में दिलचस्पी लेना, मुल्क में बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी 2 अवामिल हैं। वो अवामिल हैं जहाँ से मईशत की मजबूती की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। आज मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये सारी चीज़ें जुलाई में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 2% कम तरसीलात मिलना, क्या तरसीलात में कमी का रुझान जाहिर करता है या फिर नहीं, इतने परेशान होने वाली बात नहीं है? और क्या तरसीलात के ऊपर ही हमने ज़्यादा फोकस रखना है? देखिए, आपका एक बहुत ही अहम सवाल है ये। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पिछले 10 वर्षों में जो हुकूमतें रही हैं, उनका फोकस ये था कि तरसीलात को बढ़ाया जाए किसी भी कॉस्ट पर, और बरामदात की बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं थी। तो जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं वो ये हैं कि 2011 से 2021 तक जो हमारी बरामदात में इजाफा हुआ है वो $18 अरब, यानी 2011 में जो बरामदात आई थी उसके मुकाबले में 2021 में $18 अरब तरसीलात ज़्यादा आई। लेकिन इसी मुद्दत में बरामदात वही हैं जो 2011 में थी, हालांकि रुपए की कदर 88 रुपए से जो है वो होकर अब 152-154 पर आ गई है। तो ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये खेल हम नहीं, अब हमारे जो रोज़गार मिलेगा, मईशत तरक्की करेगी, वो करेगी हम बरामदात से। तो ये जो मैंने आपको बताया $18 अरब का फ़र्क। लेकिन एक और इसका पहलू है, वो पहलू ये है कि अगर हम ये देखें कि पिछले 8 वर्षों में पाकिस्तान में हुआ क्या है। हमने, हमारी जो तिजारती खसारा है $212 अरब है तिजारती खसारा 8 वर्षों में। आप ये देखें कि हम $2 बिलियन सालाना लेने के लिए IMF के पास घुटनों के बल जाते हैं और हमारा इंपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, तो हमारा 212 अरब का तिजारती खसारा हो गया जो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या काम किया कि 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रखा हुआ है, जिसकी वजह से $168 अरब की तरसीलात पाकिस्तान आ गई। अगर ये वाकई $168 अरब की सही तरीके से आती तो आज पाकिस्तान की किस्मत बदल चुकी होती। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन 11 वर्षों में कम से कम 100 दफे ये कहा बिल्कुल
ठीक है, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है। और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब अहम जो इश्यूज़ थे उन हवाले से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू सर। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो पिछले 8 बरस गुजरे हैं उसमें 212 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि हमने बरामदात नहीं बढ़ाई। तो उसको पूरा करने के लिए हमने ये किया कि तरसीलात को एनकरेज किया और 168 अरब डॉलर की तरसीलात आ गई, 168 बिलियन डॉलर। स्टेट बैंक ये कहता है कि कारकुनों की तरसीलात हैं, वर्कर्स की तरसीलात हैं, लेबर्स की हैं। अगर बाकी ये 168 अरब डॉलर की होती तो हमारी तो किस्मत बदल चुकी होती। हुआ ये था कि इस तरह से जो कारकुनों की तरसीलात हैं वो है 30 बिलियन डॉलर, 30 अरब डॉलर, जिसके लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। बाकी जो बरामदात है वो तो मालदार लोगों की है, हुंडी के जरिए यहाँ से पैसा बाहर गया, ठीक है, हवाले के जरिए, और वो रेमिटेंसेस के जरिए आ गया। हमारे कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), यानी ना FIA पूछ सकता है ना जो है वो ISI पूछ सकता है ये कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये तो स्टेट बैंक को पता है कि बड़ी बड़ी रकूम की तरसीलात आ रही हैं, तो ये तो कारकुनों की नहीं है, लेकिन हमने कर दिया 111(4) के तहत। मगर एक और ये काफी नहीं है, बिल्कुल ये काफ़ी नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब, माहिर मॉइशर सुबह सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो जमैका में शुरू हो गया है, उसकी बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ गया। हाँ जी, मैच को रोकना भी पड़ा और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया और बैटिंग चलती रही और पाकिस्तान की जानिब से कोई इतना अच्छा खेल नहीं पेश किया गया, लेकिन विकेट भी बहुत ज़्यादा सख्त थी। पाकिस्तान की पूरी टीम 217 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की टीम 4 ओवर्स के लिए आई, लेकिन 2 स्कोर पर 2 आउट हो गए। मोहम्मद अब्बास ने दोनों विकेट। ये वैसे बड़ा ज़बरदस्त एक हमें मिला ना कि अब उनका स्टार्ट ही उनके दोनों जो थे खिलाड़ी उनको हमने पवेलियन की राह जो है दिखा दिया, तो अब उम्मीद करते हैं ये पाकिस्तान जो है वो टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से जिस वक्त बैटिंग का आगाज़ हुआ तो 2 खिलाड़ी तो बहुत जल्दी जो है वो आउट हो गए थे, जिनमें आबिद अली थे और इमरान वहाँ पर थे। और उसके बाद बाबर आजम मेरा ख्याल है एक ही जानिब से फवाद की जानिब से की गई, फवाद आलम ने जो है वो 50 किया है और साथ फ़हीम अशरफ ने भी उनका जो है साथ दिया, लेकिन वो बदकिस्मती से रन आउट हो गए। इमरान भट्ट ने 11 रन बनाए, आबिद अली ने 9 रन स्कोर किए। अज़हर अली 2-3 बड़े चांस मिले अज़हर अली को, अंपायर्स कॉल होती रही, वो बचते रहे, तो 17 रन पर वो आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम 30 रन स्कोर कर सके। इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने भी थोड़ी सी कोशिश की लेकिन 23 रन बना सके। फवाद आलम का जैसे हमने बताया उन्होंने 56 रन स्कोर किए, 44 पर फ़हीम अशरफ जो हैं वो आउट हो गए थे। फिर 50 नहीं हो सके है, लेकिन उसके अलावा तो किसी की भी नहीं 50 हुई है। बाकी अगर हम KPL के मैचेस की बात करें तो वो बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। और अगर ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड में जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्मूथ है और इस तरह इतनी फ्रेंडली क्रिकेट वो जो है ना इतनी फ्रेंडली कि बैटिंग लाइन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है कि उसमें छक्के चौके जो है ना हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब देखें उसके अंदर भी शान मसूद की हम बैटिंग देखें तो शान मसूद बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। शुरू में हमने असद शफीक की बात की थी कि असद शफीक बहुत अच्छा खेले थे, उसके बाद असद शफीक वैसा नहीं खेल पा रहे हैं। शुएब मकसूद की बात करें तो उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले। हैदर की बात करें, हैदर ने एक इनिंग्स बहुत ही बेहतरीन खेली, शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा खेला। आमिर यामीन की जानिब से देखा जाए तो वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं और बड़ी बेहतरीन उनकी जानिब से बैटिंग की गई है। इफ्तिखार ने भी कुछ अच्छी बैटिंग की है और कामरान गुलाम का लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहिए। कामरान गुलाम ने अच्छी बैटिंग की है और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने दिखाया कि वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और T20 के लिए भी उन्होंने दिखाया कि मुझे शायद टीम में शामिल किया जा सकता है। मुख्तलिफ बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो क्या हमारा मिडल ऑर्डर का कोई मसला हल होता? कश्मीर प्रीमियर लीग से हमें नज़र आ रहा है और साथ ही शुएब मलिक भी वहाँ पर खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब चीज़ों पर हमने बात करनी है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे मौजूद है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर फिर सबसे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग का ही जिक्र कर देते हैं। आप तो वहाँ पर ग्राउंड में मैचेस देख भी रहे हैं, बड़ा नज़दीक से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आपको कुछ मसाइल पाकिस्तान के हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर मिडिल ऑर्डर में? देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हमजा। उसकी वजह यह है कि कश्मीर प्रीमियर लीग का ये पहला साल है
और कई ऐसे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं यंगस्टर्स कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि रिटायर्ड क्रिकेटर्स ज्यादा है और ऐसे क्रिकेटर्स भी आए हुए हैं कि जो यंग है, जो कश्मीरी क्रिकेटर्स खास तौर पर जो कि अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो अपना जो है मकाम बनाएगी। सही। अच्छा मिर्जा साहब, अगर इफ्तिखार अहमद की बात करें तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कौमी टीम में सही से इस्तेमाल नहीं किया गया या फिर सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मर ही हैं? मेरे ख्याल में इतना वो डोमेस्टिक परफॉर्मर है। अगर आप देखें उनको इफ्तिखार अहमद को मिल्टाउन हक का उन पर टैग लगा हुआ था, मिल्टाउन हक उन्हें खिलाया करते थे और उनको जितने इंटरनेशनल लेवल पर मौके मिले ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ। वो अपने आप को साबित नहीं कर सकते जो मौके मिले उनको इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार डोमेस्टिक के ही प्लेयर हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है इफ्तिखार। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ज़रा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जिक्र कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ का फैसला कैसा था? पहले फील्डिंग करना, चौथी इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी? बिल्कुल हमदा, आपने सही निशान दी कि चौथी इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि कल पाकिस्तान ने उनके 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज हुआ। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज की बैटिंग के। तो मैं समझता हूँ एडवांटेज होता है। एक ही स्पिनर आपने खिलाया यासिर शाह को, और आपको याद होगा अब से 4 साल पहले यासिर शाह ने आखिरी जो विकेट ली थी और पाकिस्तान एक विकेट से जीता था। तो मैं समझता हूँ कि अभी मैच वाइड ओपन है, 217 उन्होंने किए। पाकिस्तान ने जो 2 विकेट ले ली, उनकी बैटिंग में सिवाय 1-2 प्लेयर्स के बाकी ऐसे नहीं है कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म कर सके या उनका बड़ा नाम हो। लेकिन एक चांस ये भी है कि ऐसे प्लेयर जिनका नाम नहीं होता वो जगह बनाने के लिए अपनी सरदड़ की बाजी लगा देते। तो अभी देखते हैं कि होता क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त एडवांटेज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की बैटिंग हमदा खास तौर पर जो दोनों ओपनर्स थे इमरान भट्ट, आबिद अली, वो एक्सपोज हुए। यहाँ तो हम रन के अंबार लगाते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग, लेकिन जहाँ हम बाहर की विकेटों पे जाते हैं वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। तो आई थिंक कि शान मसूद जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वापसी जरूरी है, क्योंकि इस केपीएल में भी उसका स्ट्राइक रेट 150 का है। वो T20 के अलावा टेस्ट का भी अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, आदमी की बैट फॉर्म लगती है जिसकी वजह से उसे बाहर कर दिया न्यूजीलैंड के दौरे के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको जो है इनको वापस लेना होगा आइंदा आने वाले वक्त। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में कोई अगर बड़ा स्कोर देखें तो वो नहीं कर सके, आप समझते हैं कि अगर क्या मुश्किल था? विकेट मुश्किल थी या फिर जो प्लेयर्स हैं वो शॉट्स सही नहीं खेल रहे थे, रॉन्ग शॉट्स थी? देखिए डिफरेंट कंडीशन है एकरा, और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की, अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की और उन्होंने मौके नहीं दिए पाकिस्तान को कि स्ट्रोक खेले। और सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये है कि पाकिस्तान का जो रन औसत था फी ओवर का वो 2.2, 2.5 था, जबकि अब जदीद दौर की क्रिकेट है, दुनिया में टीमें 4 रन फी ओवर के रन औसत से चलती है। जब आपका रन औसत कम होगा तो डेफिनेटली फिर प्रेशर आप पर पड़ेगा। जब आप पर प्रेशर पड़ेगा तो आप विकेटें लूज करेंगे। बैटिंग में अगर आप बात करें, फवाद आलम एक मरतबा फिर उन्होंने मिस सेंचुरी बनाई, 58 रन किए, और उसके अलावा फहीम अशरफ ने डाउन द ऑर्डर, अगर से फहीम अशरफ T20 में या वनडे में इतने कामयाब नहीं है, लेकिन टेस्ट में इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाकी रिजवान, बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हो गए। असल मसला आपका ओपनर्स का है, और अजहर अली भी नहीं चले, हालांकि अजहर अली बड़े सीजन कैंपेनर है। असल मसला आपका ओपनर्स का है, अगर ओपनर्स आपको अच्छा स्टार्ट देंगे तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर कम आए। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने एक स्पिनर यासिर शाह का जिक्र किया, उनके उस मैच का भी जिक्र किया। पाकिस्तान ने ठीक फैसला किया, कोचिंग स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने ठीक फैसला किया कि एक स्पिनर को उतारा कंडीशंस को देखते हुए, फास्ट बॉलर्स हमारे पास ज़्यादा आ गए? नहीं, मजा उसकी वजह ये कि बारिश की वजह से थोड़ा सा देर से शुरू हुआ और पिच पे थोड़ी सी नमी थी जिसका एडवांटेज लेना चाह रहा था पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान भी वेस्ट इंडीज को बैटिंग कराता है जैसे वेस्ट इंडीज से कराया। तो मेरे ख्याल में 3 फास्ट बॉलर्स है, अब्बास इंग्लैंड से आए, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं सीम स्विंग के साथ। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी है और हसन अली है। फहीम अशरफ को तो उन्होंने एज एन ऑलराउंडर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब देखते हैं फैसला दुरुस्त साबित होता है, नहीं बज़ाहिर पिच को देखते हुए मेरे ख्याल में सही फैसला किया था। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, आखिर में आपसे हम जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान आ रही है उस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि क्यों
IPL को फोकियत दी जाती है और इंटरनेशनल टीम्स जब आ रही होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, तब भी पाकिस्तान बड़ी टीम बुलाने में नाकाम रह रहा है। ये हैरत की बात है, लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें गैर मुल्की बोर्ड। अब आप देखें इंग्लैंड की टीम आएगी अक्टूबर में 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए 2 T20 खेल कर चली जाएगी। हम अफगानिस्तान से वहाँ श्रीलंका में जाकर खेलें, लेकिन बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर जो है वो आने से कतरा रहे हैं, जो कि एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमें उनको कन्विंस करना होगा कि आप अगर टीम भेज रहे हैं अपनी, तो ऐसी टीम भेजें ताकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो सके। लेकिन हम उन टीमों से भी हार जाते हैं जो कमजोर टीमें आती हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर बड़े नाम आएंगे, केन विलियमसन या दीगर जिस तरह रॉस टेलर उनके, रॉस टेलर वगैरह, रॉस टेलर को शायद वो ड्रॉप किया, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब देखें कि बारिश का पहला खतरा है, आने वाले वक्त में क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातें थे और कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर जो हमने नज़रें मरकूज़ की हुई ना इकरा, कि वहाँ से हमें कम से कम हमारा जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो हल होता हुआ नज़र आए। ख़ासतौर पे असद शफीक की हम बात करें तो वनडे में तो कम से कम हमें वो मसला हल होता हुआ नज़र आता है कि आप एक अच्छे बैट्समैन को, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन को, तजुर्बाकार जो है खिलाड़ी हैं, उनको वहाँ पर खिला सकते हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर हो जाए और हम जो है वो कोई अच्छे अच्छे मैचेस खेलें, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दें, ताकि हम लोग भी खुश हों। शायकीन क्रिकेट खासतौर पर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, कौमी क्रिकेट टीम से। अच्छा, अब्बास की जो वापसी हुई है ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में, और फिर उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, तो उससे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि आज जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आ रहा होगा तो पाकिस्तान बहुत जल्दी शायद वेस्ट इंडीज़ को आउट कर पाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों को उम्मीद है, हमें सबको उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज़ को हम ये मैच हरा भी सकते हैं। और कल हम ये खुशियाँ मना रहे होंगे, जश्न आज़ादी की खुशियाँ जो है रात 12 बजते ही शुरू हो जाएंगी और हम सब को इंतज़ार रहता है इस दिन का। पाकिस्तान अज़म का इजहार भी कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, दुआएं भी हमने बहुत ज़्यादा करनी है और बच्चों को हमने ये बताना है कि अपने परचम की हुर्मत का ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखना है। हम दोनों को इजाज़त। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमजा में एक मैसेज ये भी कि आपने 14 अगस्त की खुशियों के साथ साथ SOPs का भी ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, ये ना और खुशियों के बीच में आप ये चीज़ें भूल जाएं। बिल्कुल ऐसी, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे